मॉर्निंग। ठीक है, अब लास्ट तक पढ़ के आते आधे पढ़ के आते सर। एक तो ये रिवीजन नहीं करके आते स्टूडेंट्स। आप सर को बोल रहे हो सर आपके स्टूडेंट रिवीजन नहीं करके आते क्लास में। नहीं, ठीक है। अब देखो लास्ट क्लास तक हमने क्या पढ़ा था? ब्लड, इसके कंपोजिशंस या कोगुलेशन, मतलब स्कंदन कैसे हो रहा है, या कौन कौन से पदार्थ लग रहे हैं, नेचुरल कौन कौन से हैं, या जो अपन आर्टिफिशियली मिलाते हैं वो कौन कौन से। ये सब बेसिक बातें और डायरेक्ट सवाल ये एग्जाम के, है ना। कोई भी पेपर उठाओ आप किसी भी लेवल का, ये मतलब कॉमन सवाल है, ये कॉमनली मिलेंगे, डेफिनेट है, 100% है। इनमें से एक या दो क्वेश्चन ऐसा रहता ही है कि चांसेस की, अगर बनने का रहता है चांसेस तो ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। पढ़ा हमने, प्लाज्मा लिखा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी वगैरह ये लिखा, तो मेनली हम किसको पढ़ेंगे? आरबीसी डब्ल्यूबीसी इन्हीं को ही पढ़ेंगे, इनसे भी आते हैं सवाल। तो देखो हम डायरेक्ट कणिकाओं से ही चलेंगे। आरबीसी क्या बोला था इसको? रेड ब्लड सेल। कॉर्पसल्स भी बोलते हैं, कोई बात नहीं, कॉर्पसल्स और सेल एक ही चीज होती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो आपको जानने की जरूरत नहीं है। बस कणिका जिसलिए बोला आपने, है ना, लाल रक्त कणिका बोलते हैं, और एक लाल रक्त कोशिका, तो ये कोशिका और कणिका का ही डिफरेंस है। सेल हो गई कोशिका, कॉर्पसल से बोलते हैं तब कणिका लिख दिया जाता है ना। अब देखो एरिथ्रोसाइट, साइंटिफिक नेम ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि रोगों को याद रखने में इजी रहेगी। या फिर लाल रक्त। अब इनके लिए क्या क्या सवाल? कहाँ आरबीसी बन रही है? पहला, कितनी इसकी लाइफ स्पैन है, यानी कि इसका जीवन काल कितना है? कॉमन सवाल है लेकिन ठीक है, नॉर्मली हर स्टूडेंट को याद भी होता है और एग्जाम में आ भी जाता है, ठीक है। लाइफ स्पैन है, पूछ ली जाती है, ठीक है। संख्या, ये भी पूछ ली जाती है, पूछते हैं ना। ये तीन सवाल तो इन तीनों के लिए कॉमन रहते हैं, ठीक है ना। तो पहले बात करते हैं, देखो आरबीसी की संख्या किसी को पता है? हाँ, 55 से 60 लाख प्रति mm³। एक mm³ आप लेते हैं तो उनमें कितनी आरबीसी आनी चाहिए? कम से कम 55 से 60 लाख की आरबीसी आनी चाहिए। इससे कम होती है तो आपको रक्त की क्या बता दी जाती है? कम। ऐसे नहीं मैम 50 लाख हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रेंज चल रही, 50 से 60 लाख भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं किसी की 40 लाख ही है, 30,000 ही है, फिर तो बिल्कुल कम, है ना, नेग्लिजिबल हो गई वो। तो हाँ बिल्कुल। अब देखो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, बिल्कुल कॉमन सा सवाल है ये तो, 120 दिन। अच्छा, आरबीसी का निर्माण कहाँ कहाँ होता है? सिर्फ अस्थि मज्जा में? नहीं, अब समझना है। अस्थि मज्जा यानी कि बोन मेरो, ये तो कब होगा? जन्म के बाद में, जब आप वृद्धि कर चुके होगे, ठीक है। जैसे अभी आपके आरबीसी डब्ल्यूबीसी का निर्माण, इन सब का निर्माण कहाँ हो रहा होगा? अस्थि मज्जा में, क्योंकि आपकी हड्डियों का अच्छे से परिपक्वन हो चुका है, यही है ना। ऐसे थोड़ी ना मैम अभी तो मेरे 1-2 हड्डियां हैं जो बन रही है, अभी तो प्रोसीजर में चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है ना। ठीक है, तो ये वाला ये काम हो गया। अब देखो प्लीहा बताया था और एक लीवर, इनमें भी आरबीसी का निर्माण होता है, लेकिन किस कंडीशन में होगा? जब इसका निर्माण नहीं हो रहा होगा, यही तो बात है। और ये कब अवस्था आएगी? देखो स्प्लीन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और ये लीवर, और ये काम होगा सारा का सारा भ्रूणावस्था में, क्योंकि भ्रूण को भी तो ब्लड की आवश्यकता होगी, वहां भी तो कोई ना कोई ब्लड बनाएगा, है ना। तो वहां कौन बना रहा होगा? प्लीहा या लीवर। इवन बिल्कुल छोटा सा अगर नवजात शिशु है तो उसमें भी कुछ टाइम तक ये बनाएंगे, जब उसका हड्डियों का ऐसे हो चुका होगा कि हाँ अब पूर्ण रूप से परिपक्वन हो चुका है, ठीक है, जिससे बच्चा चलने फिरने लायक हो जाता है। हड्डियां मजबूत हुई तभी तो चल रहा है ना। कमजोर रहती तो चला देते कि उसको जन्मते ही कि वो खड़ा हो जा रवाना है, नहीं। तो अस्थि मज्जा में जब
पूरी हड्डियों का परिपक्वन हो जाता है जब भी अस्थि मज्जा या हड्डियां अपनी ये काम करती। अब ऐसे कोई फिक्स जगह नहीं है। भ्रूणावस्था एम्ब्रियो स्टेज, जन्म से पहले की अवस्था है ना। बच्चा मदर के वॉर्म में है, शरीर में है अभी तक, तो सिर्फ वो बाहर के एनवायरनमेंट में नहीं आया। जब तक उसमें जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको भी तो रक्त की आवश्यकता होगी, वो सारा का सारा काम कौन करवाएगा? प्लीहा। ठीक है, अब देखो एक सवाल और। सिग्नल हो गया तेरे, सिग्नल लॉस्ट। आरबीसी का कब्रिस्तान, ध्यान रखना, प्लीहा को ही बोला जाता है ना। हाँ, स्प्लीन, ठीक है, स्प्लीन को ही बोला जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। मतलब बोले किसी आरबीसी के 120 दिन पूरे हो गए, कहाँ आके खत्म होगी? प्लीहा में। मतलब उसका वेस्ट मटेरियल सारा का सारा कहाँ आके डिस्पोज होगा? प्लीहा में। कब्रिस्तान इसलिए बोला गया, बन रहा भी कहीं ना कहीं यहीं से ही है, ठीक है, और खत्म भी कहाँ होता है? यहाँ पर। और बनता है तो इकट्ठा भी कहाँ रहता है? एक स्टॉक कहाँ रहेगा? ब्लड बैंक हमने लिखा है, शरीर का ब्लड बैंक, ठीक है, वो भी कौन है? प्लीहा। ठीक है, लीवर का भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी लीवर के भी आते हैं। तो ये डायरेक्ट सवाल है, इनमें कोई ऐसी कोई खास बात नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है जो मैं आपको समझाऊं। लिख लो इनको, नोट डाउन कर लो अभी तो। और किधर लिखी हुई है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है, लिख लो इसको। और भ्रूणावस्था को कहते हैं एम्ब्रियो स्टेज, है ना, उधर लिख लेना एम्ब्रियो स्टेज। इधर लिख रही हूँ मैं एक बार आप लोगों के लिए, एम्ब्रियो, है ना। डन। उधर, ठीक है। इसके देख लेना। अब देखो आगे, आरबीसी का काम क्या है बताओ? आरबीसी का, हाँ, रेड ब्लड सेल तो नाम हो गया उसका, काम बताओ, काम। और ये कंसेप्ट कब आया था?
भी कल, मतलब लास्ट क्लास में, आई मीन कल तो ऑफ था आप लोगों का, तब भी नहीं पढ़े आप लोग हैं। पढ़ के आया करो, कोई ऐसे भारी भरकम काम थोड़ी दिया आपको, पढ़ के आया करो थोड़े से। लास्ट क्लास में मैंने लिखाया था, देखो ब्लड में क्या है, आरबीसी, आरबीसी में क्या मिलेगा आपको, हीमोग्लोबिन, सीरीज लिखवाइए। और हीमोग्लोबिन में क्या मिलता है, फेरस आयरन, लौह तत्व जिसको बोलते हैं। और हीमोग्लोबिन से लिखाया था मैंने कि O2 से जुड़ता है और क्या बनाता है आपके, O2 से जुड़ के, ऑक्सीजन से जुड़ के हीमोग्लोबिन क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब देखो यहाँ दो सवाल बन गए। पहला कि आरबीसी का काम क्या है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना, ऑक्सीजन को लाने ले जाने का काम एक्चुअल में कौन कर रही होती है, आरबीसी। अब आप कहोगे मैम हीमोग्लोबिन, बोले हीमोग्लोबिन तो सिर्फ क्या है, सहारा, कि हीमोग्लोबिन से जोड़कर लेके जाती है। आरबीसी नहीं होती तो हीमोग्लोबिन भी नहीं होता। क्लियर बात है ये, है ना। तो हीमोग्लोबिन से तो क्या करती है, ऑक्सीजन को जोड़कर आरबीसी अपने अंदर लेकर जाती है। अब हमने पढ़ा ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में लेकर जाती है ना। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से एक सवाल और बन गया आप लोगों का। देखो पहले आरबीसी का कार्य है, O2 ऑक्सीजन को क्या, ऑक्सीजन का परिवहन करना, जाने का काम कौन करेगी, आरबीसी। ठीक है, चाहे हृदय से लेके जाना हो, चाहे हृदय के पास लेकर आना हो, सारे काम करती, क्योंकि पंप करने का काम हृदय का रहेगा। अपन नेक्स्ट चैप्टर इसी को ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे देखो किस रूप में, ये रूप तो हमने लिखा था, परिवहन करना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप, पहली बात। अच्छा, आरबीसी का कलर कैसा होता है, रेड, इसलिए तो लाल बोलते हैं। बोले ये लाल कलर क्यों है, समझना, आरबीसी का लाल रंग ये किसके कारण बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण। अच्छा, अब हमें पता है हमारी शिराएं हैं या धमनियां हैं, है ना, ये दो ही होती है अपने, है ना, हिंदी में, और आर्टरीज या वेन्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो वेन्स जो होती हैं, है ना, शिराएं जो होती है, उनमें कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध, पढ़ा हुआ कंसेप्ट है। अब अशुद्ध का मतलब क्या हो गया, उसमें क्या है, ऑक्सीजन की कमी। और अशुद्ध रंग का, सॉरी, अशुद्ध जो रक्त है उसका रंग कैसा होता है, हल्का हरा या नीला, है ना, समवट नीला कलर। अच्छा, जब कट लगता है तब कैसा कलर निकलता है भाई ब्लड का, रेड। क्यों, कहाँ से, बाहर से। कंसेप्ट को ध्यान रखना, है ना। क्या होता है कि देखो, जैसे ही इस आरबीसी में ऑक्सीजन की मात्रा अपने आप एक लेवल पे पहुंच जाएगी, इसका रंग कैसा हो जाएगा, वापस लाल। क्यों, क्योंकि वहां पे कौन सा तत्व या कौन सा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो जब तक, अब देखो जैसे कट लगा हमारे, तो लाल ही क्यों रहा, जो रक्त रहा वो लाल क्यों रहा, क्योंकि उसको बाहर की ऑक्सीजन मिल गई। बाहर भी तो है, एनवायरमेंट में भी तो ऑक्सीजन है, वो उसको हाथों हाथ मिल गई ओपनली। और अंदर क्या रहता है कि अंदर ये रहा कि जैसे ये शिराएं हैं, ये शिराएं हमेशा अशुद्ध रक्त ले जाने का काम कर रही है, तो कोई ना कोई अंगों से लेके आ रही है, अंगों में काम चल रहा होगा। और कौन सी प्रक्रिया है जो CO2 बना के देगी, तो ये तो पूछ रही हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। कौन सी क्रिया ऐसी है जो आपके शरीर में चल रही होगी जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होगी, बताओ देखे जल्दी। लिखाई हुई है, बिल्कुल डिटेल्ड लिखवाई हुई है, ऐसे भी नहीं है कि थोड़ा बहुत लिखाया हुआ होगा। क्लास में नहीं थे तो, हाँ ऐसे नहीं लिखाया होता है, मुझे पता होता है लिखाया हुआ है। तो बोलो, श्वसन क्रिया देख लिया पीछे से, अब ध्यान रखना इसको, पता है मुझे। ठीक है, तो श्वसन क्रिया,
श्वसन क्रिया क्या कर रही होगी, किसी ना किसी जो आपके बॉडी में बना हुआ ग्लूकोज है उस पर काम करेगा, ये ऑक्सीजन जाके और बदले में क्या बनेगा, CO2 बनेगा ना, ATP के साथ में, एनर्जी के साथ में। तो वो CO2 कहाँ मिलेगी, आकर रक्त में तो मिलेगी, और जिस जिस वाले पोर्शन के रक्त में वो मिल गई उस रक्त का कलर कैसा हो गया, हरा, बाहर से हरा दिखेगा, वैसे हल्का नीला लिखते हैं या बैंगनी कलर लिखते हैं, ऐसा कलर लिखा जाता है। और अगर इसी में कट लग जाए डायरेक्टली तो वापिस ऑक्सीजन मिल गई उसको, वो कैसा हो गया, लाल। क्लियर है इतना, है ना। अब देखो आगे अगर RBC में कमी आ जाए, रोग हो गया, ठीक है। अब कमी के लिए एक शब्द ध्यान रखना, नहीं, डेफिशिएंसी एक अलग चीज है, पीनिया। आपकी ब्लड वाले चैप्टर में आपको क्या वर्ड मिलेगा, पीनिया, ठीक है। क्यों, देखो इस रोग को क्या कहा जाएगा, एरिथ्रोसाइटोपीनिया। अब वर्ड रटना नहीं है, हमें पता है एरिथ्रोसाइट किसको बोलते हैं, RBC को, और कमी के लिए क्या लिखा जाता है, पीनिया, एरिथ्रोसाइटोपीनिया। अच्छा, ऐसा कौन सा रोग है जिसमें RBC में कमी आ जाती है, स्पेशली डेंगू में प्लेटलेट्स की कमी आती है, मलेरिया रोग में किसकी कमी आई, RBC की। अब एक कंसेप्ट और समझना, वैसे तो वो कंसेप्ट इसका है रेस्पिरेशन वाले चैप्टर का, फेफड़ों वालों का जब अपन पढ़ेंगे, हमें बस इतना ध्यान रखना है, माइंड में रखो। अभी वो कंसेप्ट मैं लिखाऊंगी नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, जब तक कंसेप्ट पीछे का उसका लॉजिक नहीं समझ में आएगा। तो जब भी हम ऊंचाई पर जाते हैं RBC की संख्या में कमी आती है कि वृद्धि आती है, हम नहीं, हमेशा वृद्धि होगी। RBC की संख्या में क्या होती है, वृद्धि। इसलिए देखो जो भी हिली एरियाज, पहाड़ी एरिया के लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा सुंदर होते हैं अपन से। क्यों होते हैं, क्योंकि उनके RBC की संख्या क्या होती है, ज़्यादा, उनका रंग क्या होता है, एकदम साफ, क्योंकि उनके ब्लड की मात्रा अपने से ज़्यादा होती है। जहाँ अपने एक ऑक्सीजन रहेगी वहाँ उनके बॉडी में 4 ऑक्सीजन घूम रही होगी, तो ऊपर नहीं घूमेगी बच्चा, ऊपर तो कमी है, समझो तुम एक बार समझना इस चीज को। ये पहाड़ी है एरिया है, अपन यहाँ है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना जो धरातल होता है ना, वहाँ ऑक्सीजन है या फिर जितनी भी गैसेज होती है उनकी मात्रा ज़्यादा होती है, मतलब ऑक्सीजन की, CO2 की, इनकी मात्रा यहाँ ज़्यादा है इस एरिया में। लेकिन जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हो ना, ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाता है, घट जाता है। इसलिए देखना जितने भी पर्वतारोही होते हैं ना, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके चलते हैं। उनको लेके क्यों जाने की जरूरत है, अगर अपन ये कंसेप्ट लगाएं कि ऊपर तो ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, नहीं, ऊपर ऑक्सीजन या गैसें होती है वो कम होती है, वहाँ उनका प्रेशर भी कम होता है, और हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अब हमारा क्या काम, बोला RBC क्या कर रही होगी, बोला ऑक्सीजन को लेके जा रही होगी। लेकिन अगर ऑक्सीजन कम मिलेगी तो एक RBC अपने साथ में, अब मान लो 2, वैसे तो 4 लेके जाती है, 2 ऑक्सीजन लेके जा रही है। अब यहाँ जाने के बाद में तो एक RBC के पास कितनी ऑक्सीजन बच गई, बोले एक ही मिल रही है, तो क्या वो बैठी बैठी वेट करेगी क्या, एक और आए, 2 और आए, 3, नहीं। उस टाइम शरीर क्या करता है, खुद में चेंज लेके आता है, ठीक है। और चेंज आने में क्या होता है कि जहाँ एक RBC को एक ही ऑक्सीजन मिल रही है, हमें 4 चाहिए ना, 3 RBC और लगाएगा, पूर्ति तो करनी पड़ेगी ना। इसलिए हम ऊंचाई पे जाते हैं, अचानक से सर घूमता है या उल्टी जैसा, नोजिया जिसको बोलते हैं, उल्टी जैसा होने को लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि अपने बॉडी में किसकी कमी आ जाती है, एकदम से ऑक्सीजन की। ब्लड प्रेशर इसलिए ही हाई रहेगा क्योंकि ब्लड की एक तो मात्रा बढ़ चुकी है, बाहर ऑक्सीजन कम हो गया है, अपनी बॉडी में ज्यादा है, बॉडी में ऑक्सीजन ज्यादा है, क्योंकि ब्लड बढ़ गया ना, ब्लड लेवल इंक्रीज हो जाता है, एनवायरनमेंट का प्रेशर कम हो जाता है। वहाँ फिजिक्स और आएगी, अभी फिजिक्स और पढ़ लेंगे, चलो ठीक है। बस थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान रखो, कंसेप्ट की बात है, इनको नोट डाउन कर लो। RBC के इतने कंसेप्ट काफी है आप लोगों के एग्जाम के लिए।
ऑक्सी हीमोग्लोबिन को लिख लोगे इंग्लिश में? हाँ, लास्ट में है साइटोपिनिया, एरिथ्रोसाइटोपिनिया। एरिथ्रोसाइट पूरी की पूरी आरबीसी का नाम है, टर्मिनोलॉजी है, और उसकी कमी आ गई तो एरिथ्रोसाइटोपिनिया। ठीक है, देखो वैसे तो नॉर्मली ऑप्शंस में अपने लेवल पे एनीमिया मिलता है, लेकिन मैंने कहा ना कि अगर एक वर्ड आएगा तो उससे अगर किसी भी लैंग्वेज में या कितना भी लेवल का क्वेश्चन बनेगा वो अपन लिखेंगे। अब एनीमिया का कंसेप्ट मैंने डे फर्स्ट पे लिखवा दिया था, तो कुछ का पर्टिकुलर कंसेप्ट लिख लो, है ना। जिसको जो समझ में आ रहा है ना, इंग्लिश समझ में आ रहा है तो सिर्फ इंग्लिश वाले लिख लो, ये होच पोच मत करो तुम लोग, वरना घूम जाओगे। कंपलसरी नहीं है कि दोनों मैम दोनों लैंग्वेज में लिखा रही तो हम भी दोनों लैंग्वेज में लिखेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। तो जो ज़्यादा समझ में आ रहा हो ना वो लिख लेना, ठीक है। लिख लिया सबने? ठीक है, अब आगे देखो, आरबीसी का सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो डब्ल्यूबीसी पे आ जाते थोड़े से। क्या बोलते हैं इसको? श्वेत रक्त कणिका, है ना, या फिर वाइट ब्लड सेल्स। अच्छा, साइंटिफिक नेम ल्यूकोसाइट। ठीक है, अब हमें पता है कौन से रोग में ल्यूकोसाइट्स की कमी आती है, वो सारे के सारे कंसेप्ट दोबारा रिपीट होते। देखो, बंद करो इसको। बंद कर इसको। साइड बटन दबाओ। अरे ठीक है, अब सुनो, आरबीसी ये सॉरी डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है? 6 से 10,000 पर, हाँ बस 6 से 10 नॉर्मली रेंज, कई बार 5 से 6 भी लिखी हुई मिल जाती है। हमें बस इतना ध्यान रखना, कितनी होती है? 8 से 10। हाँ, तो मैंने कहा ना कि एक नॉर्मली 5 से 10,000 भी रेंज मिलेगी किसी बुक में, ठीक है। लेकिन जब mm क्यूब प्रति क्यूबिक mm जो होती है, आरबीसी में mm क्यूब, ये सब मिलीमीटर, क्यूबिक मिलीमीटर,
वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम का ये जो आयतन आप लिखते हो ना, ये आयतन लिखते हैं हम, ये आयतन है, वॉल्यूम है ये, इसलिए क्यूबिक लिखा जाता है, देखो यहाँ पे, ठीक है ना, ये आयतन गिना जाता है, लिक्विड है ना, ठीक है, एम है वो ध्यान रखना। अच्छा, WBC का जीवन काल, अब आपको 2 वेरिएंट मिलेंगे, अब ध्यान रखना है इसको, 2 से 4 दिन का तो एक मिलेगा और 13 से 19 दिन वाला कंसेप्ट एक मिलेगा। अब आपकी इजी के लिए बता दूं, दोनों ऑप्शन कभी साथ में नहीं आएंगे, ठीक है, क्यों? क्योंकि WBC 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार। अब ये 2 दिन लिख रहे हो ना, एक WBC का जो प्रकार है ना, वो सिर्फ 1.5 दिन ही जिंदा रहता है। कितने? सिर्फ 1.5 दिन, बना 1.5 दिन में खत्म हो जाएगा। और किसी किसी की लाइफ स्पैन हार्डली 20 दिन, मतलब मोटा मोटा बोलूँगी मैम लास्ट तक कितना जिंदगी रहेगी? हार्डली 20 दिन। इसलिए ये वाली रेंज भी 5 प्रकार की है, तो सबकी लाइफ स्पैन अलग अलग होती है, ठीक है, तो इसलिए ये वेरिएशंस आते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन में आपके हिसाब से मिलेंगे, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। अब जीवन काल हो गया तो काम भी लिखते हैं। WBC शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करता है। कोई अलग से सिस्टम नहीं है, आप सोचो कोई मेरे अलग से अंग होगा जो मेरे जितने भी रोग हो रहे होंगे उससे लड़ रहा होगा, नहीं, ये सिर्फ WBC है जो आपके जितने भी रोग होते हैं उनसे लड़ने का काम करती है, चाहे आपको जुकाम लगी हो, चाहे बड़े से बड़ा रोग हुआ, ठीक है। अच्छा, कौन से रोग में WBC की कमी आती है? चलो, लिखा हुआ नहीं है आप लोगों को, कोई बात नहीं, लिखवाते हैं, रुक जाओ तो, ठीक है। WBC क्या कर रही है? शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण कर रही है, ये उसका काम हो गया। अब एक चीज और ध्यान रखना, WBC का परिपक्वन यानी कि मैच्योरेशन थाइमस ग्रंथि में होता है। कहाँ होता है परिपक्वन? मतलब कि WBC बनकर कहाँ से आ रही होगी? बोन मैरो से। ब्लड जितना भी बन रहा है, हमने शुरू में भी लिखा था कि कहाँ से बन के आ रहा होगा? बोन मैरो से। लेकिन वो बोन मैरो से बिल्कुल नॉर्मल छोटी छोटी बन के आएगी, लेकिन उसका जितना भी है कि हाँ अब वो काम करने लायक हो चुकी है, वो कहाँ पर आके बनेगी? बिल्कुल थाइमस ग्रंथि में। अब समझना, बोन मैरो जितनी भी आपकी हड्डियां उनके बीच में मैट्रिक्स भरा हुआ, उसको आप बोन मैरो बोलते हो, यानी कि हर हड्डी से बन के आएगी। लेकिन उसका परिपक्वन कहाँ हो रहा होगा? यहाँ सीने के अंदर बीच में ग्रंथि होती है, थाइमस ग्रंथि। ग्रंथियों वाले चैप्टर में भी आ जाएगा, वैसे तो सुना भी होगा आप लोगों ने। वो जब ग्रंथि है तब तक WBC का परिपक्वन होता रहेगा, और वृद्धावस्था में वो ग्रंथि क्या होती है? खत्म हो जाती है। इसलिए वृद्धावस्था में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी क्या हो जाती है? घट जाती है। इतना तो कंसेप्ट पता होगा ना, ज्यादातर देखा होगा बुजुर्ग लोग जितने भी होंगे कोई ना कोई मेडिसिन ले रहे होंगे, है ना। और कोई ऐसे कहना कि हम तो बुढ़ापे में भी दवाएं हटवा देंगे, कोई नहीं हटवा सकता, क्योंकि उनकी थाइमस ग्रंथि ही नहीं है। तो वो जो रोगों से लड़ने की क्षमता तो आ नहीं रही, उनको बाहर से लड़ना पड़ेगा ना उसके लिए, तो है ना। तो ध्यान रखो इस चीज़ का कि WBC का परिपक्वन या मैच्योरेशन कहाँ हो रहा होगा? थाइमस ग्रंथि में। तो इसी ग्रंथि को हमने क्या नाम दे दिया? रोग प्रतिरोधक ग्रंथि। वैसे तो पूरा का पूरा इसका भी आप चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है। नोट डाउन कर लो, नॉर्मल सी बात है। इसको डायरेक्ट लिख लेना, WBC नंबर ऑफ WBC।
कहाँ पे? इम्यून मैचुरेशन ऑफ आरबीसी, थाइमस ग्लैंड है ना, थाइमस ग्रंथि को थाइमस ग्लैंड बोला जाता है। और थाइमस ग्लैंड को हम बोलते हैं इम्यून ग्लैंड, जो हमारा इम्यून सिस्टम बना रही होगी। ठीक है, क्लियर है? आगे चलो देखो, डन। लिख लो थाइमस इम्यून ग्लैंड। अब आगे बात करते हैं कि अगर डब्ल्यूबीसी में कमी आती है तो इसको साइंटिफिक टर्म में क्या बोलते हैं अपन? ल्यूकोसाइटोपिनिया। देखो सिर्फ वर्ड्स का ध्यान रखना है। अब ल्यूकोसाइटोपिनिया यानी कि डब्ल्यूबीसी में कमी कौन से रोग में आएगी? कौन से रोग में हुई? एड्स में। ठीक है, एड्स में भी आप तो डब्ल्यूबीसी नाम लिखा हुआ मिलेगा, या फिर आप लिखना टी लिम्फोसाइट। ये हाई लेवल है, टी लिम्फोसाइट वाला जो नाम आप लिखोगे ये हाई लेवल कंसेप्ट है कि एक्चुअल में डब्ल्यूबीसी कौन सी वाली डब्ल्यू, मैंने कहा ना 5 प्रकार की, तो उसमें से कौन सी वाली की कमी आ जाती है? इस टी लिम्फोसाइट की कमी आ जाती है। ठीक है, यानी कि अब एड्स का जो वायरस था HIV, ठीक है, अब HIV में हमने एक मैकेनिज्म पढ़ा था, एक प्रोसेस पढ़ा था। क्या होता है उसमें? वो खुद के RNA से क्या बना रहा होता है? DNA। लिखा है ये कंसेप्ट, व्युत्क्रम अनुलेखन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अपनी कोशिकाओं पे वो कंट्रोल करने के लिए खुद का DNA बनाता है, वो सारे काम करता है। तो वो कहीं ना कहीं इन कोशिकाओं में ये काम चल रहा होता है, फिर ये कोशिकाएं किसी काम की नहीं रहती। ठीक है, और इन कोशिकाओं के नंबर घट गए। अब इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया, तो जो एड्स का पेशेंट होता है ना, उसमें देखो एक कुछ सालों बाद में वो रोग दिखाई देता है, लेकिन उसकी मृत्यु एड्स से नहीं होती, बाकी दूसरे रोगों से होती है। क्यों होती है? क्योंकि इम्यून सिस्टम अब क्या हो गया, उसका कमजोर हो चुका है। वो एक नॉर्मल जुकाम से भी नहीं लड़ सकता, इतनी उसमें उसके लिए एक जुकाम भी निमोनिया के बराबर हो चुकी है। समझ रहे? एक नॉर्मल जुकाम जो अपने को रोज सुबह सुबह लग जाती होगी, शाम तक ठीक भी हो जाती होगी, होता है ऐसा नॉर्मल, विंटर के डेज में ऐसा ही होता है। ठीक है, लेकिन इनमें वही जुकाम कितनी बड़ी हो चुकी है, निमोनिया जैसी। नॉर्मल अगर कुछ भी शरीर में डिफेक्ट आ गया, उसको भी वो क्या नहीं कर पाते, ठीक नहीं कर पाते। क्लियर है ना? हाँ, तो एड्स में किसकी कमी आ जाती है? डब्ल्यूबीसी। अच्छा, डब्ल्यूबीसी की अधिकता किस रोग में होती है? लिखाया हुआ है, तभी तो पूछा है, सोचो देखें। ये हो गया। अब आगे देखो, प्लेटलेट्स। हाँ देख ले पीछे देख ले आराम से।
अरे ब्लड कैंसर में, कैंसर, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया, उसमें क्या हुआ, डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है और अनियमित रूप से बढ़ती है। जहां 6 से 10,000 रहना चाहिए वहां लाखों की संख्या हो जाती है ना। और कौन से विभाजन से, समसूत्री विभाजन से, ठीक है। समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस से क्या हुआ, वो नंबर्स बढ़ गए और उससे दूसरा इफेक्ट आया, आरबीसी की संख्या उसमें घट जाती है। थोड़ा ध्यान रखो। अब देखो नेक्स्ट, प्लेटलेट्स, हिंदी में विमाणु बोलते हैं, वैसे थ्रोम्बोसाइट है ना। अच्छा, इसका काम तो अपन डिस्कस कर चुके हैं वैसे तो। क्या काम है इसका, लास्ट क्लास का याद नहीं रहता बेटा। रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये डब्ल्यूबीसी क्या कर रही होगी फिर, है। पहली बात, संख्या, संख्या बताओ देखे, 1.5 से 4 लाख प्रति mm³, ठीक है, 1.5 से 4 लाख। जीवन काल, बोलो देखे, 3 से 7 दिन। हाँ नॉर्मल है कि 10 डेज भी हो सकते हैं या 15 डेज भी हो सकते हैं, 3 से 7 दिन भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख लो, है ना। इतना ही है, इनका ज्यादा नहीं होता। ये बनेगी 3-4 दिन में, हफ्ते भर में खत्म हो जाएगी, वापस नहीं बन जाएगी, ठीक है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब ये नई नहीं बने और पिछली वाली खत्म हो जाए। और ऐसा किस रोग में हो रहा होता है, डेंगू में एकदम से सडन नंबर गिर जाते हैं। और जैसे डेंगू में प्लेटलेट्स के नंबर गिर जाते तो वो जो 20,000 या 10,000 वाली अगर रेंज रह जाती है ना, डॉक्टर हाथ खड़े कर लेता है, ठीक है। क्यों खड़े कर लेता है, क्योंकि बचना मुश्किल हो जाता है इस रोग में, फिर मुश्किल हो जाता है। देखो टाइमली पता चल जाए, टाइमली इलाज मिल गया इन रोगों में, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे, है ना। लेकिन अगर लास्ट स्टेज आ जाए तो खतरनाक हो जाता है थोड़ा सा। हाँ, लक अच्छा हो, एनीथिंग पॉसिबल, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही बात है ना। अब देखो कार्य लिखो इसका, रक्त का थक्का बनाने का कार्य इसका। लास्ट में लिखा था हमने, लास्ट क्लास में, आपको पता हो तो जब 5 फैक्टर लिखे थे उसमें एक थ्रोम्बोसाइट का भी नाम था ना, तो ये ध्यान रखो थोड़े से। अब देखो प्लेटलेट्स में कमी आएगी तो विमाणु, प्लेटलेट्स हिंदी में लिखते चलो आपके लिए। प्लेटलेट्स में कमी, साइंटिफिक टर्म जाएगी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। ये तो साइंटिफिक टर्म है ना। और कमी किस रोग में आ जाती है, डेंगू रोग में। डेंगू रोग में क्या हो गया, प्लेटलेट्स में कमी आ गई, ठीक है। लिख लो, कुछ ज्यादा टॉप नहीं है ये। संख्या, जीवन काल, ये तो अब लिख लोगे। नंबर्स, लाइफ स्पैन, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में लिख देती हूँ, इसका फंक्शन लिख देती हूँ, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का कंसेप्ट बन जाता है डेंगू में, ठीक है। लिम्फोसाइट की स्पेलिंग्स लिख देती हूँ मैं, टी लिम्फोसाइट। ल्यूकोसाइटोपेनिया को भी लिखूं क्या, लिख देते, चलो लिख देते हैं। हाँ लिखने को लिख लेंगे, कोई बात नहीं।
फिर से रिमाइंड करा रही हूँ, सैटरडे टेस्ट रहेगा, अनुवांशिकी चैप्टर तक पूरा आएगा, डे फर्स्ट से अनुवांशिकी चैप्टर तक का लास्ट पेज, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, छोटी सी यूनिट है, बड़ी भरकम काम नहीं। 50 सवाल आएंगे, 50 आएंगे भले ही हो। पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज है तो क्या 10 सवाल दूँ? 10 सवाल ही दूँ क्या? अपने पास में 60 मिनट होते हैं, 100 के लिए उसके अकॉर्डिंग टाइमिंग भी होना चाहिए मेरे पास में, इसलिए हाँ ऑप्शन देंगे, बकायदा ऑप्शन देंगे, टेंशन मतलब तुम लोग। जिंदगी में टाइम का मैनेजमेंट सीखोगे ना तभी आगे बढ़ोगे आप। 20 मिनट में तो क्या है फिर। हाँ नहीं, टाइमिंग का मैनेजमेंट आपको आपके ग्राउंड टाइम में भी रखना पड़ेगा, आपको एग्जाम के टाइम में भी रखना पड़ेगा। अब पता चले तुम पेपर कर रहे हो, यहाँ टाइम पूरा हो गया, इन्विजिलेटर आ गया, खत्म फिर कहानी, है ना। हाँ लिख लो। इनमें और कुछ याद करो नहीं करो, एक तो इनका काम, और एक जो रोग है कि इनसे रिलेटेड कोई रोग हो रहा है, क्योंकि रोगों वाला चैप्टर और एक विटामिन वाला चैप्टर अलग से मेंशन करके दिया जाता है। तो और कुछ स्टूडेंट को आए नहीं आए, उनकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। डन, लिखो लिखो। ठीक है, आ जाओ। अब सुनो, WBC RBC प्लेटलेट्स तीनों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में, ठीक है। अब ब्लड ग्रुप जो A B या O या, ठीक है, ये सारे के सारे ब्लड ग्रुप, तो इनके बारे में भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो रक्त समूह, पहले साइंटिस्ट के नाम कि किसने खोजे किसने नहीं खोजे। तो रक्त समूह को मैं BG लिखूंगी, क्योंकि ब्लड ग्रुप इंग्लिश में बोलते हैं इसको, और सबको अपना ब्लड ग्रुप कंपल्सरी पता होना चाहिए, काफ़ी फायदा होता है इस चीज़ से। नहीं पता हो तो एक नॉर्मल टेस्ट करवा लेना, ठीक है। ब्लड ग्रुप की खोज हाँ को लैंड स्टैंडर्ड ध्यान रखना, पूरा नाम ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस वाले कुछ एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, ठीक है। तो कार्ल लैंड स्टीनर पूरा नहीं, लैंड स्टीनर ध्यान रखना कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, ये जो रक्त समूह की खोज किसने की, कार्ल लैंड। कितने प्रकार के होते हैं ब्लड ग्रुप? 4 प्रकार। ये मैडम ये हाथ से देखो, ये अब देखो हमने बोल दिया कि 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन उसका आधार क्या है कि ये 4 प्रकार किस हिसाब से बोले गए, समझना इस चीज को। तो ये किस हिसाब से बोले गए, RBC की सतह पर उपस्थित प्रतिजन के आधार पर, ठीक है। क्योंकि आगे 2 ब्लड ग्रुप और पढ़ते हैं, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। जो हमारे ब्लड ग्रुप के ऊपर क्या लिखा हुआ था, प्लस या माइनस जो लिखा हुआ था, वो भी एक तरह का ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो ये किस हिसाब से बनाया गया, RBC की सतह के ऊपर उपस्थित प्रतिजन, है ना, ठीक है। अब समझना इस चीज को, एक कंसेप्ट ध्यान रखो, प्रतिजन, क्योंकि आधे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। एक अपन पढ़ते हैं प्रतिरक्षी, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं आप, एंटीजन। फिर ये होती है एंटीबॉडी, ठीक है। बोले ये कहाँ पे मिलेगी,
आरबीसी की सतह पर। अगर इसको प्रतिजन खोजने हैं तो कहाँ जाओ, आरबीसी की सतह पर खोजेंगे। यह कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे प्लाज्मा में, ब्लड की कंसेप्ट है, ठीक है, ब्लड के अकॉर्डिंग कंसेप्ट है। अच्छा, प्रतिजन कितने होते हैं, 2, ए और बी। इसलिए जब भी ब्लड ग्रुप लिखा जाता है हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं ना, ए पॉजिटिव नेगेटिव जो भी। प्रतिजन और प्रतिरक्षी कैसी होती है, स्मॉल लेटर में लिखते हैं। इस लेटर में हम ब्लड ग्रुप नहीं लिखते, ठीक है, इसमें हम क्या लिखते हैं, एंटीबॉडी। आप समझना, ये कई की बनी है, ग्लाइकोप्रोटीन। किसकी बनी हुई होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। और ये होती है सिर्फ प्रोटीन की। ठीक है, ये क्या है क्या नहीं, ये जब आप लिखते हो ना, याद रखने में तब तकलीफ हो जाती है कि सवाल ऐसे आ जाए कि ब्लड ग्रुप ए है, अब उसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी, आधे बच्चे ए ही करके आते हैं। अच्छा, ब्लड ग्रुप ए, एंटीबॉडी भी ए, उसी के खिलाफ कर दिया इसको। तो ये कंसेप्ट भी समझने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रतिजन एक्चुअल में क्या है, प्रतिरक्षी एक्चुअल में क्या है, ठीक है। प्रतिरक्षी वो है जो सामने वाले अगर कोई गलत ब्लड आ गया तो उससे लड़ने का काम। इसलिए कभी भी गलत ब्लड नहीं चढ़ाया जाता, पहले पूछा जाता है, पहले चेक किया जाता है कि ब्लड कौन सा है, ठीक है ना, क्योंकि वहां तकलीफ हो जाती है अच्छी खासी। एक बार इसको नोट डाउन कर लो। ऐसे लिख देते हो, ये तीनों का इंग्लिश होगा, ठीक है। लिखो,
बनी बनी होती है। 50% लड़का वाला में 20 मिनट 30 तो मैडम बात थी। जितना मैंने सिलेबस दिया है ना, चलो डन। अब समझो आगे, बोर्ड पे आ जाओ। समझना, अब हमें ब्लड ग्रुप कौन कौन से पता है, ए बी ओ और एक ए बी। अब साइंटिस्ट यहाँ बदलते हैं, ये ए बी ओ सिस्टम की खोज जो की थी ना, वो की थी लैंडस्टीनर ने। ठीक है, और इस ए बी सिस्टम की खोज की थी डी कैस्टेलो। ठीक है, चेंज मिल जाते हैं कभी कभी। अब समझ लेना कि हम एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पे टेबल ऐड कर लें क्या, ऐड कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं टेबल। चलो 2x2 की कैसी बनेगी, 5 की बनेगी। अरे मैडम वो आपने अभी कितनी किया था? अरे क्लास आ रही है। वेट वेट वेट, हटा दो ना, रिमूव कर दो। वेट वेट, नहीं होगा, रिमूव कर दो आप टेबल को, तो रिमूव कर दो, मुझे ऐसा लग रहा है। हटा दो, एक बार हटा दो इस टेबल को। टेबल का काम भारी पड़ जाएगा, विदाउट टेबल काम कर लो तुम लोग। तो चलो देखो, हम टेबल बना लेंगे ब्लड ग्रुप। ठीक है, पहले में तो हम क्या लिखेंगे, ब्लड ग्रुप, इसका प्रतिजन मतलब कि एंटीजन, जो याद रखने की जरूरत होती है। थर्ड में लिखोगे आप एंटी बॉडी, कि किसी पर्टिकुलर में कौन सी एंटीबॉडी मिलेगी, प्रतिरक्षी। और थर्ड में होगा परसेंटेज, कि कौन कौन सा कितने प्रतिशत मिल रहा होगा। ठीक है, अब देखो ब्लड ग्रुप ए, तो उसमें प्रतिजन भी ए, लेकिन प्रतिरक्षी हमेशा कौन सी होगी, इसके ऑपोजिट बी। ठीक है, प्रतिरक्षी कौन सी होगी, बी। कहने का अर्थ ऐसा है कि अगर ब्लड ग्रुप ए है और उसमें प्रतिरक्षी बी है, वो लड़ाई करने का काम किससे करेगा, दूसरे वाले से। और दूसरा वाला एक कौन सा बचा, बी ब्लड ग्रुप ही बचा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा ऑपोजिट होती है, प्रतिरक्षी प्रतिजन से ऑपोजिट रहेगी। ठीक है, परसेंटेज साथ में लिख लेंगे फिर। यहाँ देखो बी ओ और ए बी, ये भी क्या रहेगा, बी। और प्रतिरक्षी इसमें बदल जाएगी और क्या हो जाएगी, ए। यहाँ समझो, ओ में प्रतिजन नहीं होता, तो यहाँ ए बी में प्रतिरक्षी नहीं होती। और खास बात, ए और बी दोनों, ओ ब्लड ग्रुप वाले खुद के अलावा किसी दूसरे का ब्लड नहीं ले सकते, दे सबको सकते, ब्लड देने का काम कर सकते। क्यों, अभी समझना, इसको कंसेप्ट भी समझाऊंगी मैं कि ये क्यों होता है, ऐसा काम क्यों हो रहा है। यहाँ देखो 25, 35 और कितने बच गए, 25 ही बच गए क्या, 10% हो गए क्या, नहीं हुए, 50, 10, 35 कम रह गए ना, कम रह गए ना, 5 बज गए क्या, नहीं नहीं, 31, वेट 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 वेट, यहाँ बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा, ये 30 होगा, 30, 35, 25, 10%। ठीक है, अब हम दो कंसेप्ट पढ़ते हैं, एक तो सर्वग्राही
पढ़ते हैं, और एक पढ़ते हैं सर्व दाता, यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो लेने का काम करेगा ए बी, और यूनिवर्सल डोनर ओ ब्लड ग्रुप वाले। एक बार ये कंसेप्ट समझ लो कि चीज़ क्या होती है। जैसे मान लो आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ए, ठीक है, तो आपके ब्लड ग्रुप में प्रतिजन एंटीजन कौन सा मिलेगा, ए, और प्रतिरक्षी कौन सी मिलेगी, बी। मान लो उस ब्लड में बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया किसी ने, ठीक है, तो उस सामने वाले ब्लड ग्रुप में हमें पता है कि एंटीजन कौन सा आएगा, बी, और एंटीबॉडी कौन सी आएगी, ए। जस्ट ऑपोजिट हो गए, दोनों के दोनों ऑपोजिट हुए। तो अब यहाँ क्या हो जाता है, अपना इम्यून सिस्टम, मतलब ए ब्लड ग्रुप वाले का इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, और वो उसके लिए क्या चीज हो गई, ये बाहर की चीज हो गई। इस वाले के लिए होना क्या चाहिए था, बी, ये पहचान किसकी करता, इसकी करता। आप दे क्या रहे हो इसको, ये ए दे रहे हो, तो ये पहचान नहीं करेगा, इसको क्या लगेगा कि ये पहचाना जाना पहचाना नहीं है, तो मतलब खतरा है, और वो वहीं की वहीं सारे ब्लड का क्या हो जाता है, कोगुलेशन हो जाता है, थक्के बन जाते हैं उस ब्लड के, वो ब्लड क्या हो जाते हैं, खराब। इसलिए कभी भी गलत रक्त नहीं चढ़ाया जाता, ठीक। और आ जाएंगे कंसेप्ट आ जाएंगे, तुम ऐसे इसको एक बार नोट डाउन कर लो तुम लोग। डी एस्ट्रो, एबीओ जो ब्लड ग्रुप है, ये 3 ब्लड ग्रुप कार्ल एंड स्टिनर ने खोजे थे, ठीक है, इसलिए पर्टिकुलरली मेनली उसी का ही नाम देते हैं हम। और जो एबी सिस्टम यानी कि एबी सिस्टम वाला ब्लड ग्रुप है वो डी कैस्टिलो ने खोजा था अलग से, ठीक है। आज के लिए इतना ही डन करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। बिल्कुल सिस्टम